राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष पर हम चर्चा करेंगे, जिसका अधिकांश क्या लगभग सभी तथा कथित जो धर्मगुरु है उसका कहीं जिक्र भी नहीं करते और न ही उस पर कोई बात करते हैं, जबकि उस तथ्य पर आधारित असंख्य घटनाएं हमारे पुराणों में, वैदिक ग्रंथों में वर्णित है। तो वो जो तथ्य या जो विद्या है उसको अपन बोलते हैं सम्मोहन। तो अंग्रेजी में इसका रूपांतरण होता है हिप्नोटिज्म, और जर्मन भाषा में जर्मनी के वैज्ञानिक थे मैस्मर, उन्होंने इस पर बहुत अधिक काम किया था और इसका चिकित्सा पद्धति इत्यादि में उपयोग करने के लिए काफी विधियां उन्होंने विकसित की। तो इसको जर्मन भाषा में मैस्मरिज्म भी कहते हैं। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। फिर तंत्र सूत्र जो है तंत्र साधना का, उसमें मिलता है। फिर पतंजलि का जो योग प्रदीप है उसमें पूरा इसका एक चैप्टर है, और संन्यास में इसको समाधि में इसको शामिल किया गया है। तो ये जो विद्या है सम्मोहन की, ये वस्तुतः मनुष्य की मानसिक जो स्थिति है, मनुष्य के मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उससे संबंधित है। तो पीछे एक हमने एपिसोड किया था, 10वां या 11वां कुछ इस प्रकार का एपिसोड है। मानव मस्तिष्क एक बहुत बड़ी मशीन के नाम से उसका टाइटल था। तो मानव मस्तिष्क के बारे में जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, तंत्रिका तंत्र पढ़ा है और मनोविज्ञान पढ़ी है, तो मानव मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है, तो मनोविज्ञान तो साइकोलॉजी तो पूरी आधारित ही मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्य प्रणाली पर आधारित है। तो आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मानव मस्तिष्क और आज का जो मोबाइल नेटवर्क है या जो कंप्यूटर है उसमें 100% साम्यता है। 100%। ऐसा लगता है कई बार तो कि भाई मानव मस्तिष्क की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली की ही नकल करके आधुनिक कंप्यूटर और मोबाइल नेटवर्क इत्यादि या संचार तंत्र का निर्माण या आविष्कार किया गया था। मानव मस्तिष्क क्योंकि जैविक इकाई है, तो शरीर की जिस प्रकार से अन्य कोशिकाएं होती हैं उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो मुख्य रूप से सूचनाओं का संग्रहण और गणनाएं करने की जो कोशिकाएं हैं मानव मस्तिष्क की, उनको अपन न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और सहायक कोशिकाएं होती है जो न्यूरॉन्स की मदद करती है, उसको पोषण करती है इत्यादि। तो मनुष्य की जो शरीर की संरचना है एनाटॉमी, उसमें तंत्रिका तंत्र की जो न्यूरॉन कोशिका है ना, वही सबसे लंबी कोशिका होती है, बाकी कोशिकाएं सारी की सारी छोटी होती है। तो एक और सबसे आश्चर्यजनक चीज है मानव मस्तिष्क की, कि हमें ये अमूमन भ्रम होता है कि मानव मस्तिष्क है वो केवल हमारी जो खोपड़ी का भाग है, स्कल, उसके अंदर ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल मनुष्य ही नहीं,
सभी जीव जंतुओं में तंत्रिका तंत्र है, वो उसका पूरे शरीर में फैला होता है, जो जिसको अपन बोलते हैं मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क तो क्या है, जो शब्द हमारा है ब्रेन, तो बायोलॉजिकल जो इकाई है ब्रेन, वो हमारी खोपड़ी में है। मस्तिष्क पूरा जो अपना तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसकी जो कार्य प्रणाली है ना, उसको अपन बोलते हैं फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो तंत्रिका तंत्र है ना, ये बड़ा शब्द है, जो कि खोपड़ी में जो हमारा ब्रेन है उससे भी वो संबंधित है, और बाकी जो न्यूरॉन्स पूरे शरीर में हमारे फैले हुए बिजली के तारों की तरह, उनसे भी संबंधित है। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, उनसे सूचनाएं, जैसे आंखों से, कान से, देखने से, हाथ पांव इत्यादि, दिल की धड़कन इत्यादि, जो हमारी मांसपेशियां चलती रहती है, कार्य करती रहती है, बाकी शरीर के अन्य जो अवयव है उनमें भी हरकत होती रहती है, भोजन हमारा आगे गति करता है, इस प्रकार से वो सारी की सारी मानव मस्तिष्क से, वहां से सूचनाएं, यानी जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, उनसे सूचनाएं मानव मस्तिष्क में जाती है, वहां पर वो स्टोर होती है मेमोरी के रूप में, साथ में उनकी गणनाएं भी होती है, और जिस प्रकार की गणना की हमें आवश्यकता है, उसी प्रकार की गणना करके मानव मस्तिष्क डिस्प्ले के रूप में, या वाणी के रूप में, या मांसपेशियों की हरकत के रूप में, चलने फिरने इत्यादि के रूप में हमें वो आउटपुट देते हैं। हमारा जो तंत्रिका तंत्रिका तंत्र है, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारी इस खोपड़ी में स्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि खोपड़ी के बाहर कुछ नहीं है, तंत्रिका तंत्र हमारा पूरे शरीर में ही फैला हुआ होता है। तो आप यही मान लीजिए कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कैमरा भी है, उसका माइक्रोफोन भी है, उसमें कई प्रकार के सेंसर भी लगे होते हैं, जो कि तापमान को भी ग्रहण कर लेते हैं, सुगंध को भी ग्रहण कर लेते हैं। और आजकल तो सेंसर क्या है कि ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी डायबिटीज है, उसके अंदर शुगर लेवल है इत्यादि, सूंघने की, स्वाद की इत्यादि के सबके सेंसर बने हुए हैं। तो वो जो सेंसर्स है ना, वो आप ये मान लीजिए कंप्यूटर के ज्ञानेंद्रिय है। फिर कंप्यूटर की कर्मेंद्रिय क्या है, कंप्यूटर की जो कर्मेंद्रिय है वो हमें कोई, उसके साथ जो प्रिंटर जुड़ा हुआ है उससे हमें कोई हार्ड कॉपी देता है, उसका जो डिस्प्ले बना हुआ है ना, जिस पर हमें चीजें दिखाई देती है, जो भी पीडीएफ देखी है, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई वीडियो हमने देखा है, और इत्यादि। और जो प्रिंटर है, प्रिंटर भी आजकल क्या है कि 3D प्रिंटर भी आने शुरू हो गए, जो कि बिल्डिंगों के नक्शे, जो अपन 3D नक्शा जो सॉफ्टवेयर के रूप में होता है कंप्यूटर में, उसको बिल्कुल हार्डवेयर के रूप में, एक पत्थर की संरचना के रूप में बना के दे देता है। मशीनिकल पुर्जे बनते हैं 3D प्रिंटर से। और 3D प्रिंटर से तो क्या है कि मानव के अंगों का निर्माण भी अब संभव होने लगा है, यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको अपन 3D प्रिंटर से नहीं बना सकते। तो जैसे अपन हाथ से मिट्टी का कोई खिलौना बनाते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी मिट्टी का खिलौना बना सकता है, हूबहू वैसा का वैसा। ठीक है। अब मानव मस्तिष्क, जो हमारा हमारा जो पूरा शरीर है ना, पहले तो हम अपने जो तंत्रिका तंत्र या मानव मस्तिष्क है, वो कितना शक्तिशाली है। वैसे देखने में तो हमें क्या लगता है कि एक छोटा सा जो कैलकुलेटर है, 6-7 डिजिट तक कैलकुलेट करता है, उसकी गणनाएं देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, और ये कैसे इसने इतनी बड़ी संख्या का भाग कर दिया, वर्गमूल कर दिया, गुणा कर दिया इत्यादि, और कैसे उसमें जो गणनाएं बिल्कुल सटीक होती है। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है, मानव मस्तिष्क में, कंप्यूटर में जो मुख्य रूप से कार्य प्रणाली दोनों की 100% समान है, उनमें जो विभेद है ना, पहले वो भी आप अच्छी तरह समझ लो, ताकि क्या है कि पूरे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए। कंप्यूटर क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, तो उसका एक तो पार्ट होता है जो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में प्लास्टिक का केबिन इत्यादि, कांच की स्क्रीन, एलसीडी इत्यादि, बाकी जो चीजें हैं, और उसमें जो मदरबोर्ड है,
जो चिप है, सिलिकॉन चिप है। तो चिप का मतलब सारी आप मोबाइल की जो सिम है उससे कंपैरिजन मत कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, बहुत छोटी भी होती है, और उसमें अरबों खरबों की संख्या में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जिनको लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो उन लॉजिक गेट्स को आप एक मानव शरीर का जो मस्तिष्क है उसकी कोशिका से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, वो सूचनाओं का संग्रहण करती है, आदान प्रदान करती है, गणनाएं करती है। उसी प्रकार से जो कंप्यूटर है उसके मदरबोर्ड या उसकी जो चिप है उसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स क्या है? ये ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस इत्यादि से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो। तो एक छोटी इकाई है जो सूचनाओं का संग्रहण कर सकती है, 0101, ये बाइनरी सिस्टम पर निर्भर है। तो वो एक लॉजिक गेट्स है। तो अरबों खरबों की संख्या में लॉजिक गेट्स होते हैं। उसके हिसाब से ही अपनी क्या है कि उसकी मेमोरी और जो गणना की स्पीड है, दो चीज महत्वपूर्ण होती है कंप्यूटर में। एक तो उसकी मेमोरी, कितने डाटा वो संग्रहण कर सकता है, और कितनी तेजी से वो गणनाएं कर सकता है। तो वो डाटा एक कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, फिर अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, कुछ गुणा करने वाले हैं, कुछ भाग देने वाले हैं, कुछ वर्गमूल लेने वाले हैं, इस प्रकार से। तो वो जो गणना करने की वो जो स्पीड है, एक तो कंप्यूटर की गणना करने की स्पीड हो गई। तो जैसे मोबाइल में भी हम गणना करते हैं तो इसका क्या नाम है, जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, आप यही मान लो उसकी स्पीड है। जितना जल्दी डाटा ट्रांसफर होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होती है। तो ये मेगा क्या नाम बिट्स पर सेकंड में, गीगा बिट्स पर सेकंड में, और किलो बिट्स या किलोबाइट्स पर सेकंड में, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, कितना वो डाटा स्टोरेज कर सकता है। जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का जो टोटल स्टोरेज है ना, उसको अपन जीबी में बोलते हैं। तो जैसे 28 GB का है, 100 GB का है, 500 GB का है, 128, 164, इस प्रकार से मोबाइल फोन से संबंधित चीजें आप ज्यादा अच्छी प्रकार से समझते हैं। दूसरा, उसमें जो रैम रोम इत्यादि जो है ना, उसके हिसाब से जो उनमें प्रोसेसिंग होती है, वो जो स्पीड है, कोई भी फाइल अपन डाउनलोड करते हैं या कोई भी अपन मैसेज वीडियो भेजते हैं, तो वीडियो अपलोड होता है, तो वो किस प्रकार से वो उसकी स्पीड प्रदर्शित हमें, इंटरनेट किस स्पीड से आ रहा है और ये सारी चीजें उसकी स्पीड पर है। तो मानव मस्तिष्क में जिस प्रकार से कंप्यूटर में एक वो होती है, लॉजिक गेट्स होता है, एक सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क में हमारी न्यूरॉन होते हैं, जो मानव मस्तिष्क की कोशिका है। मानव मस्तिष्क में जैसे कंप्यूटर के लिए तो मैंने आपको अरबों खरबों बताया था, इसी प्रकार से मानव मस्तिष्क में 87 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 87 अरब बिलियन, 87 अरब न्यूरॉन। अब इतने उसमें लॉजिक गेट्स की तरह इकाई होती है। अब ये कितनी तरह की गणनाएं कर सकते हैं? तो कंप्यूटिंग का जो फॉर्मूला है ना, वो है 87 बिलियन। तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 87 बिलियन का मतलब 87 और गुणा में 10 की पावर 12, नहीं 9, 6 भी हो जाएगा मिलियन, और 9 में 10 की पावर 9, 87 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा 87 बिलियन। लेकिन इतनी इकाइयां जब कंप्यूटेशन करती हैं, गणनाएं करती हैं, तो उसका जो सूत्र है ना, वो फैक्टोरियल के रूप में होता है। जैसे एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही है, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा में 2, तो उसका उत्तर भी 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 नहीं है, अब 1 गुणा में 2 गुणा में 3 यानी 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4, तो 3 गुणा में 2 6, और 6 चौका 24। ऐसे 5 का आप करोगे तो 2 तिया 6, 6 चौका 24, और 24 पंजे 120, इस प्रकार से। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 है। ऐसे ऐसे
फैक्टोरियल 87 गुणा में 10 की पावर 9 करेंगे तो खरबों खरबों की संख्या में वो संख्या आएगी। एक गुणा के हिसाब से अगर आप एक बिंदी भी लगाना चाहें ना, तो आप ये मान लो कि 10 की पावर कोई 100 या 200 या 150 के लगभग आएगी। 10 की पावर 100, इतनी गणनाएं हमारा मस्तिष्क कर सकता है। तो फिर ये इतना तेजी से इतनी दक्षता से काम कैसे क्यों नहीं कर पाता, जो कि हम दैनिक जीवन में छोटे से मोबाइल या कंप्यूटर या कैलकुलेटर में देखते हैं। इसका कारण यह है कि हम मानव मस्तिष्क के संपूर्ण मानव मस्तिष्क का उपयोग करते ही नहीं है, पूरे जीवन में ही नहीं कर पाते। कुछ भाग है उनको अपन टच ही नहीं करते, वो वैसे के वैसे जन्म के समय आए हैं ना, पूरी विकसित होने के समय जो बने वो वैसे के वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। ये सब अभ्यास के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा चित्रकार है, हूबहू आदमी की पेंटिंग बना देता है, तो क्या सभी व्यक्ति वैसी पेंटिंग बना सकते हैं क्या? नहीं। ये पेंटिंग उसने अभ्यास से सीखी है। अभ्यास कैसे? धीरे 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 हाथ से प्रैक्टिस करता गया, उसका मस्तिष्क तो साथ में गणना करता ही है। हाथ कैसे हिलेगा, किस प्रकार से दाएं जाएगा बाएं जाएगा, रंग का कौन सा सिलेक्शन करेगा, तो सारी मस्तिष्क की गणनाएं। तो वो उन न्यूरॉन्स का अधिकतम उपयोग कर उनको बिल्कुल परफेक्ट बना देता है, वो गलती नहीं करता। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो गणनाओं में बहुत तेज होते हैं। जैसे व्यापारी वर्ग रात दिन पहले अंगुलियों पर हिसाब करते थे, उसकी तुलना में गणित का जो अध्यापक है ना, वो उतनी तीव्रता से गणना नहीं कर पाता जितना कि वो करते हैं। क्योंकि गणित का अध्यापक एक गणना के अलावा वो और भी बहुत सी चीजें वो करता है गणित के रूप में, जैसे त्रिकोणमिति है या ज्यामिति है इत्यादि, वो विषय पढ़ाता है। वो व्यापारी तो क्योंकि सुबह से शाम तक रुपए का लेन देन है, कितना रुपया मिला, किसको गुणा किया, किसको घटाया, कितना प्रतिशत ब्याज लगा, उसके तो वो उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है। इसी प्रकार से आप देखते हैं जैसे धनुर्धर है ना, तीर चलाने वाला तीरंदाज है, तो वो कितना सटीक निशाना लगा लेता है, वो अभ्यास से आता है। तो अभ्यास के द्वारा है ना ये सारी चीजें डेवलप होती है। अब हम दुनिया का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है EI कैप्टन। वो अमेरिका में उनके जो न्यूक्लियर संस्थान है उनकी सुरक्षा की के लिए लगाया गया वो। तो वो एक सुपर कंप्यूटर का मतलब एक आप कंप्यूटर की जैसे यूनिट देखते हैं लैपटॉप या इस प्रकार से नहीं, बहुत से कंप्यूटर जुड़ के सुपर कंप्यूटर बनाते हैं ताकि उसकी स्पीड वगैरह डाटा संग्रहण बहुत अधिक संख्या में हो सके। तो उसका जो टोटल जो स्पीड है गणना करने की, आप उसी से अंदाजा लग जाएंगे, वो है 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 है ना, बाइट्स पर सेकंड। हमारे में तो कितनी चलती है 10 की पावर, मान लो कि मिलियंस तो बहुत ही होता है, गीगाबाइट्स में तो 6G वाला भी नहीं चलता ना, मिलियंस में 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 और 10 की पावर 18 में कितना अंतर है? तो 6 और 12 18 हो गए ना, तो 12 को आप गीगा बोल दो, 9 और 3 बिलियन के बाद में गीगा आ जाएगा, तो 10 लाख गीगा, 10 लाख GB की मान ली, 10 लाख GB। जैसे हमारा मोबाइल फोन है वो 128 GB, इस प्रकार जैसे 10 लाख GB के लगभग उसकी डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड है। उसकी जो मेमोरी आप उसी अनुपात में आप लगा लीजिए कितनी जबरदस्त उसकी मेमोरी होगी। लेकिन मानव मस्तिष्क की तुलना में वो भी छोटा साबित होता है। लेकिन हम क्योंकि अपने मस्तिष्क को उस प्रकार से अभ्यास के द्वारा जो उसकी न्यूरॉन्स की पूरी उपयोगिता नहीं करते हैं, इसलिए वो सुस्त है, वो सुसुप्त है। उनको अपन आदेश ही नहीं देते भी आप जागृत हो, गणना वाले जागृत हो, और भी जो सूचना संग्रह वाले जागृत हो, याददाश्त वाले जागृत हो, इस प्रकार से। तो हमारी क्या है कि नहीं तो कैलकुलेटर की तरह हमारी याददाश्त बनती है। हालांकि कुछ चीजें में बहुत याददाश्त रहती है और कुछ गणनाएं हम ऐसी कर लेते हैं जो कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। उदाहरण के लिए आपने मान लो कि कंप्यूटर को आपने
जैसे मोबाइल को आपने फोन बोलकर, आजकल तो बोलने से भी तो सूचनाएं जाती है ना, मोबाइल को आपने बोलकर बोला भी मुझे आप भूत दिखाओ, गूगल पर आपने बोल दिया, तो फटाफट वो जितनी भी उसके अंदर स्टोरेज गूगल के अंदर भूत के चित्रों की वो सारी दिखा देगा। लेकिन आपका मस्तिष्क है ना, वो तो गूगल का तो सुपर कंप्यूटर है, वो केवल जो उसमें प्री फेड पहले से जो सूचनाएं डाल रखी है ना, वही चित्र दिखाएगा। कोई सिंगों वाले दिखा दे, कोई सफेद कपड़ों वाला दिखा देगा। लेकिन आपका मस्तिष्क है ना, वो उस भूत में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर सकता है, कल्पना के आधार पर उसका निर्माण कर सकता है। ठीक है ना? तो आप तो कल्पना कर लेंगे कि एक भूत है जिसके हजारों हाथ है, हजारों सिर है, हजारों पैर है, लो जी। कोई कहे, कोई लाख की कर लेगा, कोई उसको हजारों हाथियों के मिश्रण से बना हुआ मान लेगा। मर्जी हो वैसे कल्पना कर लो आप, पूरे ब्रह्मांड की कल्पना कर लो तो खट से आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा। तो इसको अपन क्या है कि काल्पनिक मान लेते हैं, ये काल्पनिक नहीं है। आज की दुनिया में इनको अपन काल्पनिक नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए आपने बहुत से प्रयोग, न्यूरो जो साइंस है ना, डॉक्टर्स वगैरह ज्यादा जानते हैं, तो वो मानव के मस्तिष्क की अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बेहोश हो गया है या क्या, वो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी इसका अपन उपयोग करते हैं। तो वो माथे पर एक हेलमेट जैसी संरचना पहनाते हैं जिसमें कई तरह के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड क्या है कि मानव मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको संग्रहण करते हैं। उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि इसके अभी मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये बहुत ज्यादा चिंतित है या प्रसन्न है, इसके दिमाग में कोई आनंददायक गाना चल रहा है या मारने काटने की प्लानिंग कर रहा है इत्यादि। बिल्कुल, उसको आप हार्ड कॉपी में भी ले सकते हो उस चित्र को। उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हो। उसको आप जो जो उसका मॉनिटर है, जो प्रोब लगी हुई है, प्रोब बोलते हैं जो मस्तिष्क में जो लगाते हैं, क्या नाम, इलेक्ट्रोड, तो उसके डिस्प्ले पर भी लैपटॉप भी देख वैसे देख सकते हो, उसका प्रिंट ले सकते हो। तो उसको आप कल्पना कैसे कह देंगे? मानव मस्तिष्क जो गणना करता है ना, वो कल्पना नहीं है। किसी जमाने में हम अपने स्वप्न को भी कल्पना मान लेते थे। अब आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि ये सारी चीजें ना आप यथार्थ रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसको अपन प्रमाण बोलते हैं। तभी तो मैं अध्यात्म में हमेशा भौतिक विज्ञान यानी आधुनिक विज्ञान की जानकारी को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। कारण क्या है? ये सारे ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ मैंने पढ़ रखे हैं टोटल। अब इसमें भगवान से संबंधित जो चीजें है ना, जिनको वो भी अमूर्त मानते हैं। अब आज के आज के इस वैज्ञानिक वो कोई भी अमूर्त नहीं है, वो सारी की सारी मूर्त है। जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, परब्रह्म है। अच्छा, फिर जो सांख्य योग में जैसे पुरुष और प्रकृति को, पूरे संसार को दो भागों में बांटा है, तो पुरुष को भी परम पुरुष है, प्रकृति को भी परम प्रकृति, परा प्रकृति। इस प्रकार के आपको सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तो कम से कम 1000 शब्द मिल जाएंगे। अब वो इतने शब्द पुराने हो गए उन ग्रंथों में, किस आशय में उसको उपयोग किया गया, तो वहां तो कोई माई का लाल, मेरा दावा है, कोई समझ ही नहीं सकता। मैं कोई 1000 बार चुनौती दे चुका हूं ऑनलाइन, जितने भी धर्मगुरु है ना वो मेरे से आके बहस करें। इन चीजों को वही समझ सकता है जिसको मेरा जितना टेक्निकल और उच्च स्तर का भौतिक विज्ञान का ज्ञान हो। बाकी ठीक है, वो कल्पनाओं में वो बोलने वाले भी प्रश्न करेंगे, वो बताने वाले बड़े कंफ्यूज है, वो बार बार अपने जो उनकी मानसिकता उसके हिसाब से कह देंगे, है ना। जैसे वो आचार्य प्रशांत, उसका मैं आपको 2-3 दिनों से उदाहरण दे रहा हूं, है ना। वो बोल रहा है अष्टावक्र गीता का जो अध्याय 7 का जो चौथा श्लोक है, उसको पढ़ के बता रहा है भाई आत्मा है वो तो शरीर में होती ही नहीं है, शरीर का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। बोलो जी, क्योंकि आत्मा तो अनंत है, अजर अमर है, तो वो शरीर में कैसे रह सकती है? अरे वाह, कमाल कर दिया। क्या उन्होंने वो उसको बना रखा है?
यानी शरीर के बाहर बाहर आत्मा रहेगी शरीर के अंदर। पूरी गीता जो भगवत गीता है श्री कृष्ण भगवान को सारा झूठा उसने वो कर दिया। अब उसके वो दिमाग पे अपनी उसने बैठा रखी है, वो इधर उधर से वहीं से ग्रंथ पर आत्मा आत्मा इस प्रकार के शब्द घुमा घुमू के क्यों आया समझ में, क्यों आया समझ में से बोलेगा, अगले वाले बेचारे क्या करेंगे। अब समझ में उसको खुद कोई नहीं जो बताने वाला है, तो वो क्या समझेगा। फिर वो सोचते हैं यार वो नाराज ना हो जाए, बहुत लंबा प्रश्न हो गया और हो गया, तो वो बेचारा चुप हो जाता है। अगर वो इतने ज्ञानी है तो आज उस तक से पढ़े हुए इतने जो विद्यार्थी और वो और सब तरह के स्पॉन्सर्ड, वो पूरा प्रोफेशनल व्यापारी है। वो विज्ञापन यूट्यूब पर स्पॉन्सर्ड विज्ञापन देता है पैसे देके अपने प्रचार के लिए, चंदा मांगता है खुलेआम कि भी मेरे को दान दो, फलाना दो, और मेरी किताबें खरीदो और वो खरीदो और वो खरीदो, इस प्रकार से। अच्छा, और वो क्या नाम, एक वो दूसरे में, अच्छा, सांख्य योग में कृष्ण भगवान बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं भी 3 प्रकार का शरीर है। अध्याय 2 में जो बताया गया है सांख्य योग पर ही आधारित है पूरा, वो पूरा उसका नाम ही सांख्य योग है, गीता का जो दूसरा अध्याय है। उसमें स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, यानी पूरे हमारी आत्मा सहित शरीर की विवेचना करने के लिए 3 प्रकार के शरीर को उन्होंने विभाजित किया। और गीता के हिसाब से केवल स्थूल शरीर ही नष्ट होता है, वो भी नष्ट नहीं होता, पंचभूतों से बना था और वापस पंचभूतों में नष्ट होने का तो मतलब एनिहिलेशन हो गया, कुछ बचता ही नहीं। वो स्थूल शरीर जो पंचभूतों से निर्मित हुआ वापस पंचभूतों में मिल गया। वो जैसे मिट्टी का घड़ा है, पहले मिट्टी से हमने घड़ा बना लिया, अंत में तोड़ के उसको चूरा कर दिया, तो घड़े का जो सामान है वो समाप्त थोड़ी हो गया, मिट्टी तो वहीं की वहीं है। ऐसे पंचभूतों से जो निर्मित हमारा स्थूल शरीर वो पंचभूतों में ही मिल गया। जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, इस जन्म में जो हमने क्रियाकलाप किए हैं वो पूरा उसका वो डाटा संग्रह है। तो वो तो नष्ट हो रही, तो वो कहते हैं वो आचार्य उदाहरण देता है कि जिस प्रकार से हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में कोई डाटा है। अब किसी ने मेरे जैसे वैज्ञानिक ने उससे प्रश्न किया होगा कि जो आप सूचनाओं को ऐसे समाप्त कैसे मान लेते हैं। चलो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में जो डाटा है ना, उसको आप जला दोगे तो वो तो हार्ड डिस्क के साथ नष्ट हो गया। तो उससे कोई पूछने वाला हो, उसने खुद कभी कल्पना ही नहीं की भी कंप्यूटर से जो हार्ड डिस्क जुड़ी हुई है, या मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड जुड़ा हुआ है, या अपन मेमोरी कार्ड जोड़ देते हैं, तो वो कोई एक जगह उसमें थोड़ी सेव है, वो तो चला गया। गूगल के पास में भी है, सर्विस प्रोवाइडर के पास में, सब में भी हार्ड डिस्क जलाते रहो, उसकी डाटा है, डाटा आपको दोबारा मिल जाएंगे, दूसरी हार्ड डिस्क में आ जाएंगे वो। भाई एक हार्ड डिस्क नंबर 1 आपने जला दी, आपने घोषणा कर दी भाई इसका वो डाटा सारा खत्म है। वैसे ही दूसरी हार्ड डिस्क ले लो, बिल्कुल ब्लैंक खाली, उसे गूगल से वो क्या नाम डाउनलोड कर दो, उसमें सारा डाटा होगी ना, ये पुनर्जन्म हो गया ना, बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली हो गया। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी से पुनर्जन्म, मृत्यु, पीछे के जो संस्कार हमें आए, आगे हमारा क्या होने वाला, वो सारी चीजें बहुत आसान है समझने में, इनमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। तो अब अपन अपन मूल जो सब्जेक्ट है उस पर आते हैं। सम्मोहन क्या है, ये तो मैंने आपको मानव मस्तिष्क और जो कंप्यूटर है उन दोनों में क्या समानता है वो आपको बताइए एग्जैक्टली हूबहू, जिसको बोलते हैं जैसे नकल मारी है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे आपने सुई आपने अंगुली के पोर में चुभोई, तो उसकी सूचना न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है उससे चली वो दिमाग की तरफ, कितनी स्पीड से जाती है आगे भी देखो। अब एक न्यूरॉन और 2 न्यूरॉन के बीच में सिनेप्सिस, SYNAPSE, बीच में एक अन्य मांसपेशी जैसी संरचना होती है, 2 न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करती है, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में डायोड की तरह कार्य करती है, एक बिल्कुल लॉजिक गेट्स की तरह। वो एक न्यूरॉन की जो सूचना है वो आगे वाले न्यूरॉन में या तो नहीं भेजेगी, बिल्कुल जीरो, या भेजेगी तो पूरी तरीके से उसी लेवल की भेजेगी। उदाहरण के लिए वही बाइनरी सिस्टम है, सिग्नल इतना कमजोर है, 5 से कम मान लो आप, 10 का पूरा एक आंकड़ा मान लो आप,
10 है तो 1 बोलेंगे और 0 है तो 0 बोलेंगे। अब मान लो 5 है, अब 5 को कौन से में शामिल करोगे? 10 में शामिल करोगे या 0 में करोगे? करना आपको 2 ही है, तीसरा खाता नहीं है। तो 5 से थोड़ी भी सूचना अगर ज्यादा है, 5.1 है, तो उसको अपन सीधा 1 ही कर देंगे 10 राउंड फिगर में। ऐसे ही 4.9 है तो उसको कर देंगे 0। तो सिग्नल है ना, अगर कमजोर है तो पूरा उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, पूरा का पूरा कर देंगे, या कमजोर हो तो बिल्कुल नष्ट कर देंगे उसको। 6 का सिग्नल है तो उसको 10 कर देंगे, और 3 का सिग्नल है तो 0 कर देंगे। ऐसे 4 का सिग्नल क्या नाम, 5.5, 5 बिल्कुल बीच वाला बिंदु ले लो, 5.1 भी है ना तो पूरा 10 कर देंगे यानी 1, और 4.9 भी है ना तो पूरा 0 ही कर देंगे। इस प्रकार का सिस्टम है बाइनरी का, अपन डिजिटल जो कंप्यूटर में हूबहू वैसा का वैसा। हमारी कोई भी सूचना हो, गर्मी की हो, ठंडे की हो, कठोर की हो, नरम की हो, कोई भी तंत्रिका तंत्र से आने वाले जो सूचनाएं हैं, जैसे ध्वनि कान में गिर रही है तो ये बिल्कुल माइक्रोफोन की तरह है। वो उसको क्या है कि ध्वनि तरंगों को द्रव तरल में चलने वाली तरंगों में परिवर्तित कर देता है, फिर वो दिमाग में जाके फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे माइक्रोफोन से जो तार निकला है ना, उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल आ गए, पहले वो ध्वनि तरंगे थी, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक वेव्स हो जाएंगी। तो वो सिग्नल भी आपको 0 1 के रूप में मस्तिष्क में पहुंचते हैं। देखने इत्यादि की सभी जो कार्य प्रणाली बिल्कुल हो वो कंप्यूटर की तरह, ऐसे ही हमारे दिमाग में वो सूचनाएं एकत्रित रहती है। पूरा दिमाग हमारा बाइनरी सिस्टम पर ही आधारित है। देखो आप, इतनी बड़ी साम्यता है दोनों में। अब हम एक और महत्वपूर्ण चीज की तरफ चलते हैं कि कंप्यूटर की तुलना हमने मानव शरीर या मानव मस्तिष्क से तो कर दी, तंत्रिका तंत्र, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, तो सारे शरीर की तुलना ही होगी कंप्यूटर से। लेकिन कंप्यूटर के तो आप हार्डवेयर देखते हो, कोई प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई तांबे का बना हुआ है, किसी में सिलिकॉन चिप है तो उसमें सेमीकंडक्टर जर्मेनियम से अंदर ट्रांजिस्टर बने हुए हैं, डायोड बने हुए हैं, कैपेसिटर बने हुए हैं, रेजिस्टेंस बने हुए हैं। और जहां पर हमें कंडक्टिंग चीज की जरूरत पड़ती है वहां पर बहुत ही पतली पतली चांदी या तांबे के तारों का उपयोग करते हैं, या सोने के तारों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनको बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं चांदी और तांबे के, ताकि उस उपकरण को हल्का और बहुत ही छोटापन बना सके। तो चांदी और सोने की सबसे पतली परत बना सकते हैं हम। जैसे आप देखते हैं ना, चांदी और सोने की जो पतली परत मिठाइयों पर लगी होती है, उसको खाने से डॉक्टर भी बोलते हैं कोई नुकसान नहीं, कोई इतनी अल्प मात्रा में है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे पाउडर जैसी हो जाती है, हाथ से रगड़ोगे ना तो रंग जैसा लग जाएगा, वो धातु है। तो हमारे जो शरीर में जो विद्युत का प्रवाह है ना, वो इस प्रकार का है कि वो तांबे के तार में जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, करते तो दोनों में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो है, विद्युत इलेक्ट्रॉनों के चलने से ही उत्पन्न होती है। लेकिन तांबे के तारों में जो तांबे की जो क्रिस्टल संरचना है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जैसे मक्खी उड़ के जाती है ना, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो तार के अंदर अंदर चलेंगे। हमारे शरीर में जो विद्युत का प्रवाह है ना, वो उस प्रकार से मक्खी के समान नहीं है, वो सब आयंस के रूप में, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। चलते तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही है, चलते तो उसमें भी चार्ज है, लेकिन वो आयन के ऊपर चार्ज होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसलिए उनको चलने के लिए तांबे के तारों की जरूरत नहीं है। वो खून से भी प्रवाहित हो सकते हैं, हमारी कोशिका में जो जीवद्र है उसके अंदर से वो प्रवाहित होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है ये बिल्कुल बिजली के तारों की तरह लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाते हैं। हमारे कंप्यूटर में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, और जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर मैग्नेटिज्म तो अपने आप ही जुड़ जाता है। तो और भी ज्यादा शुद्ध रूप में व्यापक भाषा में बोलना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, दोनों में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, स्वरूप एक जैसा है। अब आप कैमरे की आंख की तुलना कर लो, फर्क क्या है? मोबाइल का जो कैमरा है और आपकी आंख में फर्क क्या है? उसमें भी लेंस है, आपकी भी लेंस है, आपके पीछे उसका लेंस कांच का बना हुआ है, मोबाइल का, आपका लेंस मांसपेशी का बना हुआ है, दोनों ही पारदर्शी हैं। मांसपेशी से भी पारदर्शी चीज आपको मिल जाएगी, कांच भी मिल गया। फिर उसमें पीछे आपकी आंख में रेटिना है, वहां पर वो जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, रोड और क्या नाम, शंकु के आकार की होती है,
जो एक तो कलर, एक तो ब्राइटनेस और डार्कनेस को पहचानती है, दूसरी कलर को पहचानती है। ऐसे ही हमारे मोबाइल के कैमरे के पीछे वो क्या नाम एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है, जो उस पर चित्र बनता है उसको खट से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो चेंज कर देती है, वही फिर स्टोरेज हो जाता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसमिट हो जाता है। तो बिल्कुल हूबहू कान की भी बिल्कुल संरचना आपके माइक्रोफोन की तरह, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो मानव शरीर में और आधुनिक कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं है, मटेरियल का फर्क है। तो आप ये मत समझो कि प्रकाश है वो केवल बल्ब से ही उत्पन्न होता है, कोई तार लगेगा या बिजली प्रवाहित होगी तभी होगा, कोई जरूरी नहीं है। हजारों तरीके हैं प्रकाश उत्पन्न करने के। जुगनू में कौन से तार लगे हुए हैं, और वो जो एक ईल मछली होती है उस जो बिजली का झटका देती है, उसमें कौन से वहां पर जनरेटर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा डिफरेंस समझ जाओगे ना, तो आप ये मान जाओगे हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर में दुनिया की ऐसी कोई अचंभित करने वाली चीज है ना, आप सोचोगे वो नहीं हो सकती, वो भी इस शरीर में हो सकती है। तो बाकी अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे सम्मोहन के संबंध में। धन्यवाद। वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।